नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे द पावर ऑफ हैबिट की अध्याय 7 की ऑडियो समरी में। अगर आपने हमारी पहली पार्ट नहीं देखी है, तो इस पार्ट को देखने से पहले जाकर पहले वाले पार्ट्स को देखिए ताकि आपको इस चैप्टर को और भी अच्छे से समझने में मदद मिले। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कौन से नए सबक सीख सकते हैं, क्या मोटिवेशन और प्रेरणा ले सकते हैं, कौन सी आदतें हमें बदलनी चाहिए और ये कैसे हमारे जीवन के लिए एक कीस्टोन हैबिट्स बन सकती है। चलिए इस जानकारी के बारे में विस्तार से समझते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हेडफोन पहन लीजिए और ध्यान से सुनिए ताकि आप इस समरी को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। चलिए अध्याय 7 के इस अंतिम भाग पर चर्चा शुरू करते हैं। अनुमान लगाने के मामले में बहुत अच्छे थे, पर कभी कभी ये प्रोग्राम ऐसी आदतों का भी पता लगा लेते थे जो अभी तक लोगों के अंदर विकसित ही नहीं हुई थी। जब कंपनियां ऐसी आदतों के सहारे प्रचार और बिक्री का प्रयास करती हैं जिन्हें हमने अभी तक अपनाया ही नहीं है, या जिन आदतों को हम स्वयं के सामने स्वीकार नहीं करते, जैसे बेवकूफाना बैलेड म्यूजिक के प्रति हमारा गुप्त स्नेह, तो यह उन कंपनियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे अगर कोई किराने की दुकान यह दावा करे कि हमारे यहाँ मीठे सीरियल और आइसक्रीम का सबसे बड़ा भंडार उपलब्ध है, तो खरीदार उससे दूर ही रहेंगे। इसी तरह अगर कोई कसाई 1940 के दौर की किसी अमेरिकी गृहिणी से कहता कि ये लीजिए, आज डिनर में जानवर की आंत पकाइएगा, तो वह महिला भले ही डिनर में टूना मछली का कैसरोल बनाकर काम चला लेती, पर जानवर की आंत स्वीकार नहीं करती। अगर कोई रेडियो स्टेशन यह दावा करे कि हम हर आधे घंटे में सेलीन डियोन का गाना बजाएंगे, तो कोई भी श्रोता अपने रेडियो पर वह स्टेशन नहीं लगाएगा। इसीलिए सुपरमार्केट वाले अब सेब और टमाटर जैसी स्वास्थ्यवर्धक चीजों के डिब्बे स्टोर के सामने वाले हिस्से में रखते हैं, और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर देते हैं कि इसके बाद आप स्टोर के उस हिस्से से जरूर गुजरें जहां एम एंड एम्स की रंगीन चॉकलेट और हेजेनडास की आइसक्रीम रखी हो। 1940 के दौर का कसाई लीवर को नए जमाने का स्टीक कहकर बेचता था, और आजकल के विभिन्न डीजे जाने पहचाने गानों के बीच में चुपचाप टाइटैनिक का थीम सांग बजा देते हैं। हे या को हिट कराने के लिए जरूरी था कि वह श्रोताओं की सुनने से जुड़ी स्थापित आदतों का हिस्सा बने। इसके लिए इस गाने को सबसे पहले अन्य हिट गानों के बहाने बजाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी गृहिणियां खाने में मांस के साथ साथ चुपचाप किडनी भी परोस दिया करती थीं। इसीलिए फिलाडेल्फिया के WIOQ सहित देश के अन्य रेडियो स्टेशनों में विभिन्न डीजे ये सुनिश्चित करने लगे कि जब भी हे या गाने को बजाया जाए, तो हमेशा किन्हीं दो लोकप्रिय गानों के बीच ही बजाया जाए। एक रेडियो परामर्शदाता टॉम वेबस्टर बताते हैं, आजकल जब रेडियो के लिए गानों की प्लेलिस्ट बजाए जाने वाले गानों की सूची बनाई जाती है, तो उसे तैयार करने का सबसे मुख्य नियम यही होता है कि जो गाने पसंद नहीं किए जा रहे हैं, उन्हें दो लोकप्रिय गानों के बीच बजाया जाए। अनुसार हालांकि रेडियो स्टेशनों के डीजे ने हे या को किन्हीं ऐसे वैसे हिट गानों के बीच नहीं चलाया। उन्होंने तो इसे ऐसे हिट गानों के बीच में चलाया जो रिच मेयर के अनूठे ढंग से स्टिकी थे। इसमें ब्लू कांट्रल, थ्री डोर्स डाउन, मैरून 5 और क्रिस्टीना एग्यूलेरा के गाने शामिल थे। कुछ रेडियो स्टेशन तो इसे लेकर इतने उत्सुक थे कि उन्होंने एक ही गाने का इस्तेमाल कई कई बार किया। उदाहरण के लिए WIOQ की 19 सितंबर 2003 के गानों की प्लेलिस्ट कुछ इस प्रकार थी: 11:43 पर 3 डोर्स डाउन का गाना हियर विदाउट यू, 11:54 पर ब्लू कांट्रेल का गाना प्रीत, 11 मिनट 58 सेकंड बजे आउटकास्ट का गाना हे या, 12 मिनट 1 सेकंड बजे ब्लू कांट्रेल का गाना ब्रीथ, या 16 अक्टूबर के गानों की प्लेलिस्ट कुछ ऐसी थी: 9 मिनट 41 सेकंड बजे मैरून पाप का गाना हार्डर टू प्रीत, 9:45 पर आउटकास्ट का गाना हे या, यूरोनायन 14 बजे क्रिस्टीना एग्यूलेरा का गाना कांट होल्ड अस डाइन, 10 बजे फेरेल का गाना फ्रॉन्टिन, 12 नवंबर के गानों की प्लेलिस्ट 9:68 पर 3 डोर्स डाउन का गाना हियर विदाउट यू, 10:01 पर आउटकास्ट का गाना हे या, 10:30 बजे जस्टिन टिम्बरलेक का गाना लाइक आई लव यू, 10:30 बजे बियॉन्से का बेबी बॉय। वेबस्टर बताते हैं, गानों की प्लेलिस्ट तैयार करने के पीछे मुख्य विचार होता है जोखिम कम करना।
रेडियो स्टेशनों को नए गानों के साथ थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, वरना श्रोता जल्द ही वह स्टेशन सुनना बंद कर देंगे। पर श्रोता दरअसल उसी श्रेणी के गाने सुनना चाहते हैं जिस श्रेणी के गाने उन्हें पहले से पसंद होते हैं। इसीलिए नए गानों को इस तरह बजाया जाता है कि वे जानी पहचानी श्रेणी के गानों जैसे लगें। लोकप्रिय गानों के बीच में एक ऐसा गाना बजाना जो श्रोताओं को पसंद न हो, यह चलन शुरू होने से पहले ही सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में, जब WIOQ ने पहली बार हे या गाना बजाना शुरू किया, तो 26.6% श्रोता इसे सुनते ही रेडियो का चैनल बदलकर किसी और स्टेशन पर चले जाते थे। दो स्टिकी यानी लोकप्रिय गानों के बीच हे या बजाए जाने के कुछ दिनों बाद अक्टूबर के महीने में यह आंकड़ा घटकर 13.7% हो गया। दिसंबर महीने तक यह मात्र 5.7% रह गया। देश के अन्य प्रमुख रेडियो स्टेशनों ने भी समान तरीका अपनाया और दो लोकप्रिय गानों के बीच में एक ऐसा गाना बजाने लगे जो श्रोताओं को पसंद ना आ रहा हो। वहां भी यह गाना बजने पर श्रोताओं द्वारा चैनल बदलकर किसी और रेडियो स्टेशन पर जाने का आंकड़ा लगातार इसी ढंग से घटता रहा। WIOQ हे या गाने को हर रोज कम से कम 15 बार बजाता था। जैसे जैसे श्रोता हे या को बार बार सुनते रहे, वैसे वैसे यह लोकप्रिय होता गया और आखिरकार श्रोताओं को यह एक जाना पहचाना गाना लगने लगा। लोगों के अंदर इसे सुनने की आदत विकसित होने लगी। पहले पहल वे रेडियो चलाते ही इसे सुनने की उम्मीद करते थे, फिर यह उम्मीद लालसा में बदल गई और जल्द ही हे या को सुनना उनकी आदत में तब्दील हो गया। गाने की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि रेडियो स्टेशनों ने इसे बजा बजा कर कई मिलियन डॉलर्स कमाए। इसके 5.5 मिलियन एल्बम बिके और आखिरकार इसने एक एमी अवार्ड भी जीता। इस एल्बम ने आउटकास्ट बैंड को सुपरस्टार्स की श्रेणी में ला खड़ा किया। प्रचार अधिकारी बारटेल्स बताते हैं, इस एल्बम से आउटकास्ट बैंड को हिप हॉप म्यूजिक से अलग श्रोताओं का एक नया वर्ग मिला। आज जब कोई नया गायक आकर मुझे अपना गाना सुनाता है और यह दावा करता है कि उसका गाना एक दिन हे या की तरह ही हिट होगा, तो मुझे बहुत संतुष्टि का अनुभव होता है। एंड्रयू पोल ने महिला ग्राहकों के गर्भवती होने का अनुमान लगाने की मशीन बनाई और संभावित रूप से गर्भवती हो चुकी हजारों महिला ग्राहकों की पहचान की। इसके बाद कंपनी को किसी ने चेताया कि जब महिला ग्राहकों को टारगेट कॉरपोरेशन की ओर से ऐसे विज्ञापन मिलेंगे जिनसे साफ जाहिर होगा कि टारगेट कॉरपोरेशन उनके गर्भवती होने के बारे में सब कुछ जानता है, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ महिलाएं परेशान हो जाएं। यह भी संभव है कि निजी जिंदगी में ताक झांक करने की यह हरकत हर किसी को पसंद ना आए। ये बात समझ में आते ही टारगेट कॉरपोरेशन ने फैसला किया कि कंपनी इस मामले में अपने कदम पीछे खींचकर अन्य विकल्पों पर विचार करेगी। कंपनी के मार्केटिंग विभाग का मानना था कि राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू करने से पहले बेहतर होगा कि कंपनी इस मसले पर कुछ छोटे छोटे प्रयोग करे। चूंकि कंपनी अपने ग्राहकों के एक छोटे से समूह को खास तौर पर बनाए गए मेल भेजने में सक्षम थी, इसलिए अधिकारियों ने पोल की गर्भवती महिला ग्राहकों की सूची में से कुछ महिलाओं को चुना और अपने विज्ञापनों का परीक्षण शुरू कर दिया। वे इन महिलाओं को अलग अलग तरह के कुछ विज्ञापन एक साथ भेजकर उनकी प्रतिक्रिया समझने में लग गए। महिला ग्राहकों के गर्भवती होने का अनुमान लगाने वाली पोल की प्रणाली के जानकार टारगेट कॉरपोरेशन के एक अधिकारी ने बताया, हम अपने हर ग्राहकों को विज्ञापनों की एक पूरी पुस्तिका भेजने में सक्षम हैं। यह पुस्तिका उनके लिए खास तौर पर तैयार की जाती है, जिसमें लिखा होता है कि आपने पिछले सप्ताह जो कुछ भी खरीदा था, हम आपको उसकी एक सूची भेज रहे हैं और साथ ही उसके आधार पर आपके लिए एक विशेष कूपन ऑफर भी भेज रहे हैं। उम्मीद है यह आपको पसंद आएगा। उस अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सामान के मामले में तो हम हमेशा यही तरीका अपनाते हैं। मैं गिराने आया कि कुछ महिलाएं ये पर गर्भधारण से जुड़े उत्पादों के मामले में हमें समझ विज्ञापन पाकर नाखुश हो जाती हैं। इसीलिए हमने इन विज्ञापनों के साथ साथ ऐसी चीजों के विज्ञापन भी भेजने शुरू कर दिए जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है कि गर्भवती महिलाएं उन्हें कभी नहीं खरीदेंगी। इसका फायदा यह होता है कि इन महिलाओं को इस बात का शक नहीं होता कि हम उनके गर्भवती होने के बारे में जानते हैं।
हम डायपर के विज्ञापनों के साथ साथ बगीचे की घास काटने वाली मशीन का विज्ञापन जोड़ देते हैं और नवजात बच्चों के कपड़ों के विज्ञापनों के साथ वाइन के गिलासों का विज्ञापन लगा देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये सारे उत्पाद यूं ही चुने गए हैं और इनके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। हमें पता चला कि जब तक महिला ग्राहकों को यह पता नहीं चलता कि उनके पीठ पीछे उनकी जासूसी की जा रही है, तब तक वे हमारे कूपनों का इस्तेमाल करती रहती हैं। वे खुद ही यह अनुमान लगा लेती हैं कि उनके मोहल्ले की बाकी महिलाओं को भी बच्चों के पालने और डायपर्स के विज्ञापनों वाले मेल ही भेजे गए होंगे। जब तक इन महिला ग्राहकों को हमारी किसी हरकत से घबराहट नहीं होती, तब तक सब चलता रहता है। ऐसा क्या किया जाए कि हम गर्भवती महिलाओं को अपने उत्पादों के विज्ञापन भी भेज दें और उन्हें इस बात का पता भी न लगे कि हमें उनके गर्भवती होने की जानकारी है? टारगेट कॉरपोरेशन और पोल के सवाल का वही जवाब है, जिसकी मदद से विभिन्न डीजे ने श्रोताओं के बीच हे या गाने को लोकप्रिय बनाया। जिस तरह वे दो लोकप्रिय गानों के बीच हे या को बजा रहे थे, उसी तरह टारगेट कॉरपोरेशन भी डायपर और नवजात शिशुओं के उत्पादों के विज्ञापनों और कूपनों को अन्य विज्ञापनों के बीच लगाकर अपनी महिला ग्राहकों को भेज रहा था। इससे महिला ग्राहकों को जरा भी शक नहीं होता था कि कंपनी उनके गर्भवती होने के बारे में जानती है, क्योंकि ढेर सारे अलग अलग उत्पादों के विज्ञापन और कूपनों का जत्था पाकर वह उन्हें जाना पहचाना और सहज लगता था। जल्द ही नवजात बच्चों और नई नवेली माओं से जुड़े उत्पादों की बिक्री आसमान छूने लगी। हालांकि टारगेट कॉरपोरेशन अपने उत्पादों की बिक्री के आंकड़ों को श्रेणीबद्ध तो नहीं करता, पर सन 2002 में पोल को नौकरी पर रखने से लेकर सन 2009 के बीच टारगेट कॉरपोरेशन का राजस्व $54 बिलियन से बढ़कर $65 बिलियन तक पहुंच गया। सन 2005 में कंपनी के अध्यक्ष स्टेनहेफेल ने अपने ढेरों निवेशकों के सामने खड़े होकर दावा किया था कि कंपनी का सबसे ज्यादा ध्यान उन उत्पादों को बेचने पर है जो नवजात बच्चों और नई नवेली माओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, जैसे जैसे हमारी डाटाबेस संबंधी प्रणालियां और परिष्कृत हुई हैं, वैसे वैसे टारगेट कॉरपोरेशन द्वारा ग्राहकों को भेजे जाने वाले मेल नए मूल्यों को बढ़ावा देने का जरिया बन गए हैं। इससे नवजात बच्चों व नई नवेली माओं की श्रेणी वाले ग्राहकों को खरीदारी के लिए राजी करना आसान हो गया है। उदाहरण के लिए, कंपनी में बच्चों उत्पादों की श्रेणी ग्राहकों के जीवन के हर चरण का हिस्सा बन रही है और प्रसव पूर्व देखभाल से लेकर कार की विशेष सीटों की खरीदारी तक फैली हुई है। सन 2004 में टारगेट बेबी डायरेक्ट मेल प्रोग्राम की मदद से कंपनी की बिक्री में खासा इजाफा हुआ था। बात चाहे नया गाना बेचने की हो, नया खाद्य पदार्थ बेचने की हो या बच्चों का नया पालना बेचने की हो, इन सभी मामलों से एक ही बात सामने आती है कि अगर आप किसी नई चीज को ग्राहक की पुरानी आदतों के अनुसार बेचते हैं, तो लोगों के लिए उसे स्वीकार करना ज्यादा सहज होता है। 4, इस सबक की उपयोगिता सिर्फ बड़े व्यापारिक संगठनों, सरकारी एजेंसियों और रेडियो कंपनियों द्वारा हमारी पसंद नापसंद में हेर फेर करने तक ही सीमित नहीं है। इन अंतर्दृष्टियों को हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सन 2000 में देश के सबसे बड़े गैर लाभकारी संगठनों में से एक वाईडेमसी डुडे ने 2 सांख्यिकीविदों को काम पर रखा। इसका मकसद था स्वास्थ्य के मामले में संसार को एक बेहतर जगह बनाने के लिए डेटा से संचालित अनुमान प्रणाली की शक्तियों का उपयोग करना। अमेरिका में वाइड एम डॉट सी एच की 2000 से भी ज्यादा शाखाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर जिम या सामुदायिक केंद्रों के रूप में कार्यरत हैं। करीब एक दशक पहले इस संगठन के शीर्ष अधिकारियों को यह चिंता सताने लगी कि बाजार में स्वयं को प्रतिस्पर्धी बनाकर कैसे रखा जाए। इसके लिए उन्होंने सामाजिक विज्ञानी बिल लेजोरस और गणितज्ञ डीन अबॉट की मदद ली। इन दोनों विशेषज्ञों ने YDM.HCA के 1,50,000 से भी ज्यादा सदस्य संतुष्टि सर्वेक्षणों की मदद से डाटा इकट्ठा किया। ये सारे सर्वेक्षण पिछले कई सालों में किए गए थे। बिल लेजोरस और डीन अबॉट ने इस डाटा में पैटर्न ढूंढने शुरू कर दिए। उस समय YMCA के अधिकारियों का मानना था कि लोग विशेष प्रकार के व्यायाम उपकरण और आधुनिक सुविधाएं चाहते हैं। इसीलिए Y.M.C अब तक वजन उठाने वाला व्यायाम करने के लिए शानदार कमरों और योगा स्टूडियो के निर्माण में लाखों डॉलर्स खर्च कर चुकी थी। पर जब सर्वेक्षणों के डाटा का विश्लेषण किया गया,
तो पता चला कि भले ही विशेष प्रकार के व्यायाम उपकरणों और आधुनिक सुविधाओं के कारण लोग शुरू-शुरू में संगठन के सदस्य बनने की ओर आकर्षित हुए हों, पर उन्हें लंबे समय तक इस संगठन में बनाए रखने के लिए किसी और ही चीज की जरूरत थी। टाटा से पता चला कि लोगों की धारणाएं भावनात्मक कारकों से संचालित होती हैं, जैसे क्या संगठन के कर्मचारी सदस्यों को उनके नाम से जानते हैं और क्या वे उनके आने पर उनका अभिवादन करते हैं। विश्लेषण से सामने आया कि लोग जिम में व्यायाम के उपकरणों से नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने के लिए आते हैं। जैसे जब YWCA के किसी सदस्य की जिम में किसी अन्य व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है, तो उनके व्यायाम सत्र में हिस्सा लेने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि YWCA में शामिल होने वाले लोगों की अपनी कुछ विशेष सामाजिक ज़रूरतें होती हैं। अगर YWCA अपने सदस्यों को संतुष्टि महसूस कराए, तो वे खुश रहते हैं। अतः लोगों को व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी था कि YWCA लोगों के पुराने पैटर्न्स का फ़ायदा उठाए और साथ ही अपने कर्मचारियों को सदस्यों का नाम याद रखना भी सिखाए। YWCA के मामले से भी वही बात सामने आती है जो टारगेट कॉरपोरेशन और विभिन्न डीजे के मामले में सामने आई थी कि लोगों में एक नई आदत विकसित करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे ऐसी जानी पहचानी चीज़ों के साथ परोसा जाए जिन्हें लोग पहले से पसंद करते हैं। YAMCA के मामले में यह आदत थी, व्यायाम की आदत, और लोगों को जो चीज़ पहले से पसंद थी वह थी ऐसी जगहों पर जाने की स्वाभाविक इंसानी प्रवृत्ति जहां नए दोस्त बनाए जा सकें। बिल लेजोरस कहते हैं, अब हमें समझ में आने लगा है कि लोगों को जिम का सदस्य बनाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है। लोग ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहां उनकी सामाजिक जरूरतें पूरी हो सकें। जब लोग समूह में व्यायाम करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वे व्यायाम करना बंद नहीं करेंगे। यह तरीका इतना कारगर है कि आप इसे अपनाकर पूरे देश का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। अनुमान आधारित विश्लेषण के विशेषज्ञों का मानना है कि वह दिन जल्द ही आएगा जब कंपनियां हमारी पसंद और आदतों का अनुमान हमसे भी बेहतर ढंग से लगा सकेंगी। हालांकि कोई व्यक्ति एक खास ब्रांड का पीनट बटर पसंद करता है, ये बात पता होने भर से आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वह उस पीनट बटर को जाकर खरीद ही ले। बात चाहे किराने का सामान खरीदने की हो या जिम जाकर व्यायाम करने की, किसी भी नई आदत को बाजार में लोकप्रिय बनाने के लिए यह समझ होना जरूरी है कि एक नई चीज को भी किसी जानी पहचानी चीज की तरह कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। आखिरी बार जब एंड्रयू पोल से मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उसे बताया कि मेरी पत्नी दूसरी बार गर्भवती है और उसका 7वां महीना चल रहा है। पोल के भी बच्चे हैं, इसलिए हमने कुछ देर तक बच्चों के बारे में बातचीत की। मैंने उससे कहा कि मेरी पत्नी और मैं कभी-कभी टारगेट कॉरपोरेशन के स्टोर्स से खरीदारी करते हैं, और चूंकि मैंने कंपनी को अपने घर का पता भी दे रखा है, तो शायद जल्द ही हमें भी मेल के जरिए कंपनी के कूपन मिलना शुरू हो जाएंगे। हाल ही मैंने गौर किया कि जैसे-जैसे मेरे बच्चे के जन्म का समय नज़दीक आया, वैसे-वैसे कंपनी द्वारा हमारे घर भेजे जाने वाले विज्ञापनों में डायपर्स, लोशन और नवजात बच्चों के कपड़ों के विज्ञापनों की संख्या बढ़ गई। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही मुझे कुछ कूपन मिलेंगे, मैं उसी सप्ताह उनका इस्तेमाल शुरू कर दूंगा। मैं अपने बच्चे के लिए एक पालना, कुछ खिलौने और नर्सरी के कुछ पर्दे खरीदने की सोच रहा था। चूंकि टारगेट मुझे ठीक उन्हीं चीज़ों के कूपन भेज रहा था जिन्हें मैं खरीदने की सोच रहा था, इसीलिए मुझे इससे काफ़ी मदद मिली। पोल ने मुझसे कहा, बस बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार है, फिर देखना, हम तुम्हें ऐसी चीज़ों के कूपन भी भेजेंगे जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम उन्हें खरीदना चाहते हो। द पावर ऑफ हैबिट। किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं, और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।